Okay, so this particular topic, which was the part of the last series of lecture, the last topic जो हम लोग कंप्लीट नहीं किए थे, एंड वी हैव टू कंप्लीट दिस वन फर्स्ट. ये आपका जो टॉपिक है वो है टेक्निक्स इन रिसर्च. एंड देयर आर मेनी टेक्निक्स इन रिसर्च, लेकिन एज पर दी सिलेबस जो आपका यूजीसी का सिलेबस है नेट का एजुकेशन का, उसमें 3 पर्टिकुलर टेक्निक मेंशन किया गया है और उसी का हम लोग बात करेंगे. और ये इसके पहले हम लोगों ने एक टॉपिक देखा था. इट इज अबाउट डिफरेंट टूल्स ऑफ रिसर्च. डिफरेंट टूल्स ऑफ रिसर्च में हम लोगों ने वेरियस टूल्स जैसे ऑब्जर्वेशन शेड्यूल हो गया, इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, रेटिंग स्केल हो गया, और आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हो गया. इस तरह से कुछ टूल्स, गटमैन स्केल्स हो गया. तो ये सारे टूल्स का हम लोगों ने देखा. एंड बहुत बार whenever we are trying to understand techniques and tools, they go simultaneously. कभी कभी भी कुछ आप रिसर्च करना है तो आपको टेक्निक्स इज बेसिकली द प्रोसेसेस. आप क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे वो टेक्निक के बारे में बात कहता है, और उसको आसानी से कंप्लीट करने के लिए, आसानी से इंस्ट्रूमेंटलाइज करने के लिए आपको कुछ टूल्स की आवश्यकता पड़ती है. तो ये इस तरह से चलता है. इसीलिए मैंने बताया कि ऑब्जर्वेशन इज अ टेक्निक, बट विद इन दैट यू कैन हैव दैट ऑब्जर्वेशन शेड्यूल. अवलोकन अनुसूची अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ वो शोध उपकरण हो जाएगा. शोध तकनीक एंड शोध उपकरण, ऐसे करके हम लोग दोनों को समझते हैं. तो जब हम लोगों ने डिफरेंट शोध उपकरण का बात किया, उसमें हम लोगों ने काफी सारी चीजों को पहले से समझ लिया है. इन फिर भी today my presentation will be just on the particular process approach. किस तरह से इसे करना है या किस तरह से हम डिफरेंट वेज में इसको कर सकते हैं, और कैसे एक रिसर्च में एक वैल्यूएबल टेक्निक के रूप में यूज होता है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट. तो फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन टेक्निक. So observational research is a research technique where you observe participants and phenomenon. ऐसे अगर आप लिटरेचर में देखें तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रिसर्च मेथड करके आपको ऑब्जर्वेशनल एज ए मेथड आपको नहीं दिखेगा. लेकिन काफी सारे रिसर्च में भी डिस्क्रिप्टिव सर्वे हो, या आप एक कोरिलेशनल स्टडी कर रहे हो, या आप एक ethnographical study कर रहे हो, but observation is can become a very serious या very important technique which has to be utilized, जो हम इसको यूज करते हैं जिससे कि हम अपने रिसर्च में जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको सही से फुलफिल कर पाए, और या ऑब्जेक्टिव्स के में कितना उसमें जो हमारे रिसर्च क्वेश्चंस है उसको हम कितने अच्छे से आंसर कर पाएंगे. दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वेशन टेक्निक. ऑब्जर्वेशन टेक्निक जो है वो काफी हद तक हम यूज करते हैं. इसलिए यहाँ लिखा भी गया है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च इज ए रिसर्च टेक्निक where you observe participants and phenomenon in their most natural setting. This enables researchers to see their subjects make choices and react to situation in their natural setting, as opposed to structured setting like research labs or focus groups. तो इतने स्पेसिफिक वे में ये लिखा गया है कि ऑब्जर्वेशन जो है ये काफी वैल्यूएबल टेक्निक है. जस्ट मैं दो चार इसके बारे में पहले बात कहूंगा, क्योंकि तीन ही टेक्निक का हम लोग को बात करना है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देम. कितना इसका इम्पोर्टेंस है कि देखिए, हम दूसरे मेथड से अगर डेटा कलेक्ट कर, सपोज यू हैव गिवन द क्वेश्चनियर
सपोज यू हैव गिवन समवन दैट रेटिंग स्केल या चेकलिस्ट आपने दिया है, एंड सब कोई उसको फिलअप कर रहा है, कोई उसको उसका उसको अटेम्प्ट कर रहा है। मेनी ए टाइम्स वी आर नॉट श्योर अबाउट कि जो उन्होंने फिलअप किया है या जो वो अपना वहाँ लिख रहे हैं वो क्या उसी में बिलीव करते हैं कि नहीं, या वो एक्चुअल उनका रिस्पॉन्स है कि नहीं। इट इज क्वाइट ऑब्वियस, ये हमें एक लगता है कि हमारे जो डेटा में ये एरर्स हैं, ये एरर्स हो सकता है कि आप एक्चुअली वैसा बिलीव नहीं करते हो, आपका एटीट्यूड, एक्चुअल एटीट्यूड आपका उस तरह का नहीं हो, लेकिन यू आर फोर्स टू रिएक्ट इन दैट सेंस। आप वहाँ पे स्ट्रांगली एग्री कर देते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री कर देते हैं। बहुत बार हमारा सोशल एक्सेप्टेंस को ध्यान में रखते हुए हम एग्री डिसएग्री करते हैं, या चेकलिस्ट हो या कोई क्वेश्चनियर हम भर रहे हैं, बट वी आर नॉट एबल टू, आप कुछ नहीं कर सकते एज ए रिसर्चर। जो उन्होंने रिपोर्ट किया है, अगर उन्होंने स्ट्रांगली एग्री कहा, अगर किसी ने उसका आंसर यस में दिया, तो आप ये जानते हुए भी कि एक्चुअल हिज बिलीफ सिस्टम इज नॉट लाइक दैट, आप उसको मार्क्स देते हैं, उसका कैलकुलेशन निकालते हैं, आपने स्ट्रांगली एग्री एग्री में टिक लगा दिया, 5-5 करके आपने जोड़ दिया, स्ट्रांगली डिसएग्री करके किया है आपने 1-1 करके जोड़ दिया, बट योर इनर फीलिंग इज दैट कि नहीं, एक्चुअल बात ये नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप ये देख रहे हैं कि वो लिख रहे हैं कि हाँ, हम बड़ों से हमें अच्छे से बात करना चाहिए, स्ट्रांगली एग्री स्ट्रांगली डिसएग्री एक रेटिंग स्केल आपने दिया है। हमें अपने दोस्तों के साथ मिल के काम करना चाहिए, स्ट्रांगली एग्री स्ट्रांगली डिसएग्री ऐसे करके स्केल दिया है, एंड वी आर क्वाइट श्योर कि हाँ, हमें इसमें टिक लगा देना है, स्ट्रांगली एग्री वाला तो अच्छी बात है, लगा देते हैं। और आप एज ए रिसर्चर आप तुरंत देखते हैं कि वो अम, आप उसके उसके क्लास में उसका टीचर आ रहा है, और वो पर्टिकुलर स्टूडेंट का इतना भी रिगार्ड नहीं है कि वो उसको विश कर रहा है, या उस तरह का कोई, या किसी और किसी के साथ कोई दूसरा कोई व्यक्ति है, कोई गार्जियन है, या किसी अपने पेरेंट्स के साथ वो मिसबिहेव कर रहा है, बट जस्ट सी दी रेटिंग स्केल में उसने कह दिया हाँ, करना करता हूँ, करते हैं, करना चाहिए। लेकिन ये जो आपने जो दूसरा दूसरा जो एक्चुअल रीडिंग, एक्चुअल चीजों को जो आपने देखा, ये किस तरह से आपको ये महसूस हुआ? दिस इज ओनली बाय ऑब्जर्वेशन। बाय ऑब्जर्वेशन आपने ये पता करके देखा या समझा कि नहीं, एक्चुअली तो उसका कुछ बिहेवियर कुछ अलग है, वो एक्चुअली एल्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसके वैल्यू सिस्टम कुछ अलग है, वो हाँ, सच बोलना चाहिए, बट विद इन मिनट ही इज सेइंग सो मेनी अनट्रूथफुल थिंग्स। तो ये ऑब्जर्वेशन से आप पता कर सकते हैं। वो बताता है मैथ्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप देखें कि मैथ्स क्लास में वो कभी आता ही नहीं, या मैथ्स क्लास में वो सर झुका के बैठा रहता है, या काफी टेंस रहता है। दिस ऑल कैन बी डन विद ऑब्जर्वेशन टेक्निक ओनली। ऑब्जर्वेशन कितना वैल्यूएबल है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन टेक्निक इज क्वाइट रिलायबल डायरेक्ट मेथड वेयर यू कैन गेट द डायरेक्ट एविडेंसेस, रियल एविडेंसेस। और ये आप जितना नेचुरल सेटिंग में करेंगे उतना अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि हाँ, एज ए रिसर्चर मैं वहां चला गया और मैं बोलूंगा कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्लास में किस तरह से रहते हैं, तो वो तो थोड़ा अपना रियल सिचुएशन के जैसा बिहेव ना करके एक व्हाट यू कैन कंट्रोल कंडीशन में कुछ अलग से बिहेव कर सकता है। तो इसलिए अगर हमारा नेचुरल सेटिंग हो, अगर हम कुछ उसको बताते ही नहीं है, मे बी विद इन द स्टूडेंट देयर इज सर्टेन ऑब्जर्वर सिटिंग देयर, कोई ऑब्जर्वर है जो वहां पे बैठा है, किसी को पता नहीं है, या आपने सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा है और वो काफी दिनों से लगा हुआ है, तो बच्चों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर बिहेविंग इन देयर नेचुरल वे, और आप उस समय ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एंड दैट गिव्स यू द रियल फीलिंग। आपका उस बच्चे की मार्क्स आप देख रहे हैं, मैथ्स में काफी अच्छा ला रहा है, साइंस में काफी अच्छा ला रहा है, लेकिन आप ये देखते हैं कि मैथ्स का क्लास में वो कभी भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है, कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं करता है, ओनली बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन सी दैट वन।
तो ये इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन एक कितना सटीक मेथड है जो कि आपको रियलिटी को का अनुभव करवाएगा, नॉट बाय दिस ऑल अदर मेथड्स। आई एम नॉट सेइंग दैट अदर मेथड्स आर नॉट यूजफुल, यू आर यूजिंग रेटिंग स्केल, वी आर यूजिंग क्वेश्चनियर, बट आई एम सेइंग दैट हाउ इफेक्टिव एन ऑब्जर्वेशन कैन बी। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन टेक्निक है, रिसर्च का मेथड है। और ये ऐसा नहीं है कि ऑब्जर्वेशन कोई अगर इस तरह से सोच ले कि ऑब्जर्वेशन क्या है, जाना है घूम के देख के आ जाना है, उसमें तो कुछ करना नहीं है, हम जाएंगे देखेंगे हाँ क्लासेस चल रही है, स्कूल चल रहा है कि नहीं, टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं, या कोई और सेटिंग हो कि हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट हो रहा है, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो रहा है किस तरह से आप कर, देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, एक सिस्टमेटिक उसका ऑर्डर है जिससे आपको ऑब्जर्वेशन करना है। मेनी ए टाइम्स वी डेवलप द मिसकंसेप्शन कि ऑब्जर्वेशन जो है ये जो हमें दिख रहा है वही ऑब्जर्वेशन है, नहीं, दैट दैट इज डिफरेंट। ऑब्जर्वेशन इज कैन बी जनरलाइज्ड, आप जनरलाइज कर सकते हैं, मैं जो दिख रहा है वो सबको दिखेगा, तब वो ऑब्जर्वेशन है। अदरवाइज आंखों से देखा हुआ चीज अलग अलग हो सकता है। सो एंड यू हैव गॉट कि कोई बोलता है ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो इसी व्यक्ति को कोई और देख के बोलता है ये तो बेकार आदमी है। तो ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये जस्ट लुकिंग और सीइंग है कि किसी को कोई बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को कोई बहुत खराब लग रहा है, किसी को बहुत बदतमीज लग रहा है, किसी को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब हमारे देखने का तरीका, ये इट इज टोटली नॉन साइंटिफिक वे। ये ऑब्जर्वेशन जो है वो बताएगा कि नहीं, आपको देखना है कि व्यक्ति का पर्सनैलिटी कैसा है, यू जस्ट ट्राई टू सी दिस ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब अगर आपको दिख रहा है देन ओनली यू डिसाइड इट इज ही इज गुड और बैड, और ये मैच करेगा, सब लोग वही बोलेंगे। अदरवाइज जब क्लासेस बच्चे लेने जाते हैं इंटर्नशिप के समय में, आप लोगों ने इंटर्नशिप किया होगा, किसी को भी बैठा दिया जाता है, बैठ जाइए पीछे और देख लीजिए कि कैसा बच्चा टीचर पढ़ा रहा है, या स्टूडेंट से ही पूछ लेते हैं कि आप बताइए टीचर कैसा पढ़ा रहा है। बट बिकॉज इट रिक्वायर्स स्किल्स, दैट्स व्हाई सम स्किल्ड टीचर्स आर देयर, जो कि आपको वहां बैठाए जाते हैं, दे नो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव टू ऑब्जर्व। They are not going to see how nicely that teacher has dressed up, or many other things। लेकिन आपने बताया कि नहीं ये सब स्किल्स है, उसको देखना है आपको, उसका लेसन प्लान का स्किल कैसा है, ब्लैक बोर्ड का स्किल कैसा है। सो ऑब्जर्वेशन इज totally scientific process, totally direct process, it is very much useful, it includes the use of all the sense organs, not only eyes, all other sense organs are being used। तो अगर मैं यहाँ बैठ के अगर मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, आई कैन आल्सो ऑब्जर्व दैट कि बाहर जो है कुछ डिस्टरबेंस है, कुछ ट्रैफिक पे कोई फोर व्हीलर जा रहा है, कोई रास्ते पे जा रहा है, इट इज नॉट थ्रू माई आईज बट यूजिंग माई अदर सेंस ऑर्गन्स, दूसरे सेंस ऑर्गन, मैं कान से सुन के बता सकता हूँ मुझे कुछ महसूस हो रहा है। आई कैन ऑलवेज फील दैट यस द वेदर हैज बिकम लिटिल कोल्ड नाउडेज। ये इट इज ऑब्जर्वेशन। ये ऐसा नहीं है कि हम देख के बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि देख के कुछ बता सकते हैं हाँ ये ठंडा है ये गर्म है, यू आर फीलिंग दैट वन। सो इट इज थ्रू डिफरेंट यूज ऑफ डिफरेंट सेंस ऑर्गन। तो ऑब्जर्वेशन, what is called naturalistic observation, with naturalistic observation, observation occurs directly in the environment where the phenomenon occurs, the observations are made as unobtrusively as possible, बिना किसी बाधा, बिना किसी रुकावट के, जैसे पॉसिबल हो, एकदम नेचुरल सेटिंग में अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो वो आपका एक बहुत ही सही ऑब्जर्वेशन होता है, बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन होता है। बट इट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हम नेचुरलिस्टिक सेटिंग में कर लें, बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट्स आर देयर। आपको टाइम के बारे में सोचना है, आपको ऐसा है कि आपने बहुत बार
जो चीज आप देखना चाहते हैं उसके लिए आपको नेचुरल सेटिंग में आप बैठेंगे तो हो सकता है आपको एक लंबा समय लग जाए, 1 सप्ताह 10 दिन लग जाए और वो चीज अब का सिचुएशन ही नहीं आ रहा है। अगर हम बोलते हैं किसी से, हम बोलेंगे कि ठीक आप कैसे बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करते हो, तो यू हैव टू प्रोवाइड दैट सिचुएशन। या नहीं आपको उनको छोड़ देना है कि नहीं मैं रोज उसके क्लास में जाकर बैठ के देखूंगा, और ऐसा हो सकता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हो, मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व, देर में बी मिनिमम स्कोप ऑफ स्टूडेंट इंटरेक्शन, तो आप नहीं कर पाओगे। सो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इज वेरी गुड, बट देर आर सम लिमिटेशंस आल्सो, लिमिटेशंस भी है उसके नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के, उसके लिमिटेशंस भी हैं। आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो हो सकता है फुलफिल ना हो पाए आपके रिसर्च के। सो वी गो फॉर अदर टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। द अदर टाइप इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जैसा नाम से ही आपको दिख रहा है, इन दिस द रिसर्चर और हिज और हर अपॉइंटी, वो खुद या उसका द्वारा कोई किसी को आपने अपना ये काम दिया है, और वो उस पर्टिकुलर फेनोमेनन या पर्टिकुलर घटनाक्रम में वो भी साथ में सम्मिलित हो, तो वो आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहलाता है। विद पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्चर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द स्टडी itself. In addition to observing behaviors, researchers might conduct interviews, take notes, look at documents and take photographs. तो ये इसको और एडिशनल ट्रायंगुलेशन के लिए हेल्प हो सकता है। ठीक है, आप ऑब्जर्वेशन भी तो कर रहे हैं, लेकिन आप क्लियर कट चीजों को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए आपने कुछ फोटोग्राफ्स भी रख लिया है ना। मैंने आप आके बोलेंगे नहीं बहुत अच्छे से बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट पीपल में डाउट, सो यू कैन टेक सर्टेन फोटोग्राफ्स। आप उनसे कुछ और फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दिस इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। Then the other one is non-participant observation. So you can understand non-participant observation is where researcher remotely participate in the study. रिसर्चर जो है रिमोटली वो दूर से पार्टिसिपेट करता है। ही मे बी ऑब्जर्विंग थ्रू सीसीटीवी कैमरा, आप सीसीटीवी कैमरा से आप देख रहे हो, या कोई और टेक्निक से देख रहे हो, लेकिन आपने आप सपोज आपने आप फील्ड में बच्चे खेल रहे हैं और आप कॉरिडोर में बैठ के उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। So this is a non-participant observation and it has got other importance. Maybe the context is different. अब अगर आप बोलेंगे कि हम बच्चे प्लेग्राउंड में कैसे खेलते हैं, और आप सपोज एज ए रिसर्चर यू आर नॉट क्वाइट व्हाट यू कैन से फिजिकली वेल बिल्ड सो दैट यू कैन प्ले एंड एग्जॉस्ट सो मच ऑफ एनर्जी, तो आप बोलेंगे कि कैसे हम पार्टिसिपेट करें, हम भी जाके खेलेंगे, ये शायद नहीं पॉसिबल है। सो यू विल like to that you okay I will sit and observe from the corridor what is going on. So it is one situation. Sometimes ये भी हो सकता है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अकेले आप गए हैं तो हो सकता है कि नेचुरल बिहेवियर नहीं सामने आए, so at that time also you will think that better to observe from a distance so that you can see what is the natural things are going on. So आप नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इस तरह से करते हैं। Then the next one is structured observation. Structured observation, the name itself says that everything is very much well planned and systematic, well organized. The order and the sequence of what has to be observed, ये पहले से तय है. In which way you will observe, that also is quite fixed. How many times you will take observation, that is also fixed. What you will try to observe, that is also fixed. You will not go more than that, you will not go less than that. So it is very much systematic. और कभी कभी हम इसके लिए ऑब्जर्वेशन शेड्यूल लेके तैयार रखते हैं कि नहीं हमें ये चीज देखना है, और ये हेल्प करता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को आप
सही टाइम से कंप्लीट कर लो। With structure observation, researchers do not observe in a natural setting, but instead in a lab or a simulated environment. The structure observation is meant to observe a specific limited sets of behavior. This method is less natural but enables less variables to be at play. तो ये हमारे लिए कि जो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हैं इधर उधर, स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमको अपना अपना मेरा जो ऑब्जेक्टिव है उसको हमें अचीव करना है. So it is, for example, structure observation. You just try to see कि जब हम लोग माइक्रो टीचिंग, बिकॉज आई एम रिलेटिंग विद दैट व्हाट यू हैव सीन एंड प्रैक्टिस. जब हमें माइक्रो टीचिंग करना रहता है तो उसके सारे स्किल्स के ऊपर अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेट इंडक्शन हो, ब्लैक बोर्ड यूज हो, स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट हो, स्टिमुलस वेरिएशन हो, so it is totally well planned. All the components are there. Components आपको पहले से बताए जाते हैं किसी स्किल के ये component है, डिजायरेबल बिहेवियर क्या क्या है, अनडिजायरेबल बिहेवियर क्या क्या है, क्या क्या आपको आप उसके बेसिक एलिमेंट्स यहाँ जो उसको आप यूज कर सकते हैं, और वो सारे चीजों को ही हम ध्यान रखें. सपोज देयर इज यू आर ऑब्जर्विंग स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट. आप स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसका कितना ज्यादा अच्छा डेवलप हो रहा है या नहीं डेवलप हो रहा है. यू विल somehow forget about how nicely he or she is writing on the blackboard. ब्लैकबोर्ड में वो क्या लिख रहा है नहीं लिख रहा है ये हम उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं, उस समय नहीं देते, या वो कितना क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं हम ध्यान देते हैं उसके ऊपर, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. आवर ऑब्जेक्टिव इज दैट स्टिमुलस वेरिएशन के जितने कंपोनेंट हैं उसी को हम लोग देखेंगे, उसके बारे में हम फीडबैक देंगे, उसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. हाँ, इट मे बी इन द फर्दर क्लासेस हम मिक्स करने लगते हैं, तब हम लोग थोड़ा एक दूसरे के साथ मिक्स करके दूसरे दूसरे स्किल्स के बारे में भी फीडबैक देते हैं, और उस तरह से. तो ये टोटली एक कंट्रोल कंडीशन है. मेनी ए टाइम्स, मैंने ये भी आपने भी अनुभव किया होगा, मेनी ए टाइम्स इट लुक्स अननेचुरल. अननेचुरल दिखता है. अननेचुरल इन सेंस में दिखता है कि आप स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग हम करवा रहे हैं और बच्चे को आपने टाइम दिया हुआ है 5 मिनट का या 10 मिनट का आपने टाइम दिया हुआ है, तो वो क्या करता है उस 10 मिनट में इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछ देता है. इफ यू विल ट्राई टू कंपेयर विथ द नेचुरलिस्टिक सेटिंग तो हमें लगेगा कि इतना ज्यादा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, बट वी फॉरगेट. उस समय हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं. वी जस्ट ट्राई टू सी द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन ही इज आस्किंग, किस फ्रीक्वेंसी में वो पूछ रहा है, क्या उसकी फ्लुएंसी है, उसका ग्रामेटिकल करेक्टनेस क्या है. अगर हम नेचुरल सेटिंग से कंपेयर करने लगेंगे तो हमें कुछ वो लगेगा कि ये क्या हो रहा है. ये तो नेचुरली इस तरह से नहीं होता है कि टीचर एक के बाद एक क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स ही इज आस्किंग अगेन वन क्वेश्चन, बिकॉज नेचुरल सेटिंग में सिचुएशन कुछ अलग होता है. इट डिपेंड्स अपॉन दी टीचर इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स, और उस तरह का जैसे सिचुएशन बनता है उसके हिसाब से फिर वो क्वेश्चन फ्रेम करता है या वो इसको आगे लेके चलता है. तो इस तरह से हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन हैज गॉट इट्स ओन बेनिफिट so that we can achieve our objectives. And then what is the unstructured observation? Unstructured observation, the observation process is not strictly planned and executed. इसमें हम स्ट्रिक्टनेस उतना नहीं रखते हैं, उतना ज्यादा प्लान नहीं करते हैं. इट गिव्स फ्रीडम ऑन व्हेन, हाउ एंड व्हाट टू बी ऑब्जर्व द फिनोमेना अंडर इन्वेस्टिगेशन. कब क्या देखना है, किस तरह से देखना है, कितने देर तक देखना है, ये हम इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली इसको ऑर्गेनाइज नहीं करते. एंड इट हैज गॉट इट्स ओन बेनिफिट्स. बहुत बार हमें लगता है कि नहीं ये चीज हम अच्छा से इसके ऊपर डेटा कलेक्ट नहीं कर पाए कि टीचर जो है इसका कंटेंट कितना अच्छा है. तो लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर ऑन द टीचर्स नॉलेज ऑन द कंटेंट. तो आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे. ऐसा नहीं है कि नहीं हमें तो और भी चीजें देखना है कि उसका स्टिमुलस वेरिएशन कैसा है, आप उसका ये ब्लैक बोर्ड यूज कैसा है, और आप तुरंत उसको बोल रहे हैं कि इतना चीजों को आगे बढ़ाइए, आप अपना क्लास को आगे बढ़ाइए. तो अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में हम फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हैं so that we can see that
व्हाट इज, और कभी कभी ऐसा होता भी है कि हमारे लिए आपको हर दिन हर व्यक्ति ऑब्जर्वेशन के लिए या पर्टिकुलर सिचुएशन में आप उस तरह का आप सोच लें कि हाँ स्कूल में ही आप ऑब्जर्वेशन के लिए जा रहे हैं और उस दिन सपोज कुछ एग्जामिनेशन, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ अलग प्रोग्राम हुआ रहा, कुछ करिकुलर आप गए एज ए रिसर्चर, आप डेटा कलेक्शन करने के लिए गए और आप वहां देख रहे हैं कि उस दिन कुछ को करिकुलर एक्टिविटी हो रहा है, और को करिकुलर एक्टिविटी करने के बाद स्टूडेंट्स आए हैं और आप उनका ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, the students are not in the mood to participate, वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं, देन यू हैव टू चेंज योर प्लान, आप प्लान चेंज करें कि नहीं आज नहीं करते हैं कल करते हैं, या उसी दिन करते हैं, देन यू गिव देम सर्टेन टाइम, नहीं हम 10 मिनट में सोचे थे इसको कंप्लीट करने के, लेट देम गिव सम एक्स्ट्रा टाइम, हाफ एन आवर आप ले लीजिए। सो अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में हम थोड़ा कंट्रोल को अपना कम करते हैं और इट हैज गॉट बेनिफिट। तब हमें ऑब्जर्वेशन रिसर्च करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन स्टडी करना चाहिए जब सी हाउ पार्टिसिपेंट बिहेव इन नेचुरल से। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको नेचुरल चीजें देखना है, अगर कि सही में वो सच बोलता है कि नहीं, सही में वो बड़ों का वैल्यू देता है कि नहीं, पेपर पेंसिल टेस्ट में ही विल राइट वैल्यू एजुकेशन इज दिस एंड दैट, ट्रूथ इज दिस एंड दैट, बट हाउ इज हिज बिहेवियर, नेचुरली वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, अपने पेरेंट्स से कैसे बात करता है, टीचर से कैसे मिलता है, स्टूडेंट से कैसे उनका क्या बिहेवियर है, सो दैट ऑब्जर्वेशन कैन हेल्प यू, देयर इज नो अदर मेथड। सी हाउ रियल वर्ल्ड फैक्टर्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर, ये भी देखना है कि हम बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, हाँ मैं हमेशा सच बोलूंगा, ऐसा है वैसा है, बट व्हेन द रियलिटी कम्स, उस समय हम क्या उस तरह से अपने आप को ढाल पा रहे हैं, उस तरह से हम कर पा रहे हैं। तो ये भी डिस्क्राइब ए फेनोमेन, एक फेनोमेन को सही मायने में डिस्क्राइब करना है, देन ऑब्जर्वेशन कैन हेल्प यू। सो दीस आर सम यूजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ज्यादातर हम कहाँ यूज करते हैं, तो ज्यादातर हम इसमें मैंने एग्जांपल लिया है, ऑब्जर्वेशन रिसर्च आर यूटिलाइज्ड इन मेनी क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च में इसका ज्यादा यूज है। आई टोल्ड यू इथनोग्राफी हो सकता है, आई टोल्ड यू अबाउट सर्वे, आल्सो सर्वे में भी हो सकता है, बट फेनोमेनोलॉजी है उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी में बहुत ज्यादा इसका यूज है, बिकॉज यू गो एंड just investigate the scenario, the situation, the environment, the condition, और इसमें ऑब्जर्वेशन का बहुत ही ज्यादा रोल है। बोथ मेथड्स कैन इन्वॉल्व स्टेजेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा थ्रू ऑब्जर्वेशनल मेथड्स इन नेचुरल सेटिंग। आप इसमें ऑब्जर्वेशन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आप फेनोमेनोलॉजी चले जाएं, ग्राउंडेड थ्योरी चले जाएं, आप इथनोग्राफिकल स्टडी कर लें, आप इस तरह के कोई भी रिसर्च मेथड जो क्वालिटेटिव है, खास करके क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मैंने तो एग्जांपल दिया कि आप दूसरे मेथड में भी जा सकते हैं, यू कैन गो फॉर व्हाट यू कैन से योर सर्वे मेथड्स या डिस्क्रिप्टिव सर्वे, क्वांटिटेटिव सर्वेज अगर है तो वहां पे भी, और वहां पे भी अगर आप क्वालिटेटिव फैक्टर्स को लाना चाहते हैं, मेनी टाइम्स इट मे नॉट बी रिक्वायर्ड आल्सो, आप सर्वे भी कर रहे हैं और उसमें भी आपने सिर्फ एक स्केल लगा दिया, रेटिंग स्केल लगा के आपने डेटा ले आया है, अवेयरनेस स्केल लगा दिया, तो ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत बार हम लोग साथ में उस पर्टिकुलर रिसर्च में ये उसकी रेप्लिकेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसमें जनरलाइजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, एक्चुअल फील्ड में क्या हो रहा है उसको प्रस्तुत करने के लिए, we can go even even in the experimental research also, many a times you can see that after taking all the readings of treatments and all post test pre test results, many times researchers वो अपना ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने किया, क्लास बच्चे ग्रुप में एक्टिविटी कैसे कर रहे थे, कितना एंगेज थे, वो इंजॉय कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, many times they put their photographs, the group photographs there, they also take the notes from the एक्चुअल सिचुएशन, जो कि ऑब्जर्वेशन पे आधारित हो कि आप अगर उस समय देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह से एंगेज हो रहे हैं, तो आप उसका भी एक नोट बना के अपने रिपोर्ट में लगाते हैं।
सो ये ऑब्जर्वेशन जो है उस समय भी यूज किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ टाइम फॉर क्वालिटेटिव स्टडी यू आर यूजिंग ऑब्जर्वेशनल मेथड. Then what is disadvantage? When you observational research, it can be difficult to control variables since you won't have control over the environment. अगर आप नेचुरलिस्टिक, मैंने बोला कि अगर आप नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करते हैं तो बहुत बार आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल ही नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर व्हाट यू कैन से, आपका पास कोई कंट्रोल नहीं है, आपने किसी चीजों को, किसी फैक्टर को कंट्रोल नहीं किया है, आपने कोई अलग तरह से क्लासेस के लिए अलग से सेटिंग या टाइम ड्यूरेशन ये सब नहीं लिया है. नेचुरल सेटिंग में जिस तरह से क्लासेस चल रही है उस तरह से आप जाके वहाँ ऑब्जर्वेशन अपना ऑब्जर्वेशन का डेटा ले रहे हैं तो देयर में भी प्रॉब्लम. आप अगर नेचुरलिस्टिक से हाँ स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, देयर द पॉसिबिलिटी इज देयर दैट यू कैन बी सक्सेसफुल. लेकिन ये होता है कि बहुत बार टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा एंड ऑब्जेक्टिव्स मे नॉट बी अचीव. Determine your research, understand the objective and goals of your research, figure out what to. आप ऑब्जर्वेशन जब आपको करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है वो हमें जानना है. तो आपको सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव, किसी भी काम के लिए, कोई भी काम आप कर रहे हैं, इवन आप घर में खाना भी बना रहे हैं, देन फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट कि आज हमें क्या बनाना है, व्हाट विल बी दी डिशेस. सो आप ऑब्जेक्टिव पहले अपना तय करते हैं. उसी तरह से जब आप रिसर्च कर रहे हैं आपको ऑब्जर्वेशन को यूज करना है. देन यू फर्स्ट डिटरमाइन योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव या रिसर्च क्वेश्चंस, दैट व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व, या क्या क्या क्वेश्चन है जिसका हमें आंसर ढूंढने की जरूरत है हमारे रिसर्च. एंड डिटरमाइन हु यू आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व एंड व्हाई. आप किसको ऑब्जर्व करेंगे और क्यों ऑब्जर्व करेंगे. सी आवर आर्टिकल. ओके, सो जस्ट यू ट्राई टू सी कि आप इसको आगे आप देखिए, ये तो यहीं से लिया गया है. सो आप देखिए, आप जैसे ही आप ये सोच लेते हैं कि हमारा किसके किससे किसका ऑब्जर्वेशन करना है और क्यों ऑब्जर्वेशन करना है, देन यू कैन मूव फर्दर. आप आगे जा सकते हैं एंड यू कैन डिसाइड, determine questions and create research guide. You just try to frame the questions. आप रिसर्च क्वेश्चन बना लें. जैसे आपने पहले रिसर्च क्वेश्चन अपना बना लिया, रिसर्च क्वेश्चन के बाद आप जैसे आप एक रिसर्च में मेथड डिसाइड करते हैं कि हम पहले अपने डेटा कलेक्शन के टूल बनाएंगे, डेटा कलेक्शन टूल बनाने के दौरान पायलट टेस्टिंग करेंगे, पायलट टेस्टिंग करने के बाद आप जाके फिर फाइनल टूल तैयार करने के बाद आप जाके फील्ड में डेटा कलेक्ट करेंगे. उसी तरह से आपके जो रिसर्च क्वेश्चन है उस रिसर्च क्वेश्चंस को भी आप इस तरह से तैयार, उसके साथ साथ उसका गाइड, गाइड इस सेंस में कि आप उसको कैसे आंसर करने वाले हैं, उसके लिए हमें क्या क्या डेटा का जरूरत पड़ेगा, क्या क्या ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है, ये सब अगर हम मेंशन कर लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा. Then you can always establish the method of gathering data. Either it will be a participant observation, naturalistic observation, structured observation. आप क्या नोट डाउन करोगे, आप क्या वीडियो बनाओगे, आप क्या ऑडियो रिकॉर्ड करोगे, या एनेक्डोटल नोट्स बनाओगे. What is your method of data gathering in observation? That also you decide. ये पहले से डिसाइड करना है. मेनी टाइम्स हमें ऐसा लगता है कि यार मैं तो बैठा हूँ देख रहा हूँ क्या हो रहा है, एंड यू डोंट रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर थिंग. आप रिकॉर्ड नहीं करते, आप उसको नोट डाउन नहीं करते, आप उसका वीडियो नहीं बनाते, तो देन यू विल बी इन प्रॉब्लम. आप बहुत सारा चीज आप सोचेंगे कि हमने तो ऑब्जर्व कर लिया है, लेकिन आप बहुत सारा चीज भूल जाएंगे. इसीलिए जब बच्चे, आई एम गिविंग फ्रॉम द फील्ड एग्जांपल, जब बच्चे, हाँ, आप स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन किए हुए आपके पास ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है, यू विल नोट डाउन एवरीथिंग. लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ है और अगर आप नहीं कुछ लिख रहे हैं, सपोज आप टीचर्स का ऑब्जर्वेशन भी एक टास्क होता है जब बच्चे इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, बीएड इंटर्नशिप हो, एमएड इंटर्नशिप हो, तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि वो देख के चले आते हैं, हाँ टीचर पढ़ा रहा है, एंड वी यूज्ड टू आस्क, हाँ आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या दिखा आपको, क्या आपने की, तो उनका स्टेटमेंट होता है, नहीं सर वो तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है.
या वो बहुत उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं था। दिस ऑल आर रबिश टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, वेग रिस्पॉन्स, इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो मैं उसके क्लास में बिना बैठे भी बोल दूंगा कि अच्छा पढ़ाया नहीं पढ़ाया। अगर आपने सही मायने में ऑब्जर्वेशन किया होगा तो आपने जरूर कुछ लिखा होगा, मे बी योर रफ ड्राफ्ट, कुछ भी आपने नोट डाउन किया है कि नहीं। उसने ग्रेविटेशन को समझाते समय जो बॉल के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया या डेमोन्स्ट्रेशन किया, दैट वाज क्वाइट इफेक्टिव एंड ये बच्चों को इंटरेस्टिंग लगेगा और अच्छे से समझ। Now, this is one thing which can be written by a particular student sitting in that particular class. ये कोई और नहीं कर सकता है। But the first response कि हमने, हाँ वो तो बहुत अच्छा पढ़ाया, उसने बहुत अच्छा ग्रेविटेशन पढ़ाया, उसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, दिस ऑल आर vague response without any sense। तो हमें जब तक हम क्लियर कट चीजों को नहीं लिखते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब आप उसको नोट डाउन करते हैं, जब आप एनेक्डोटल नोट्स बनाते हैं, जब वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप मिस आउट कर जाओगे। बहुत बार आप ये तो मैं पूछ रहा हूँ तो बात हो रहा है, अगर किसी रिपोर्ट में लिखने की बात आ जाएगी तो उसके क्लास के बारे में बताइए, यू लाइक दिस जनरल थिंग्स ओनली। वो बहुत अच्छा पढ़ाया, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे से चीजों को समझा रहा था। दिस थिंग्स, दिस ऑल थिंग्स आर ओनली फेक थिंग्स, गलत चीज है। सो आपको अगर लिखे रहेंगे, यू कैन रिकॉल कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ था, और ऐसा इस चीज में इसने ऐसे अपने आप को क्लास में एडजस्ट किया या चीजों को इस तरह से व्यवस्थित किया। तो इसलिए उसका रिकॉर्डिंग करना बहुत बार स्टूडेंट रियलाइज नहीं करते हैं, और सोचते हैं कि इसमें क्या करना है, इसको तो हम देख लिए हैं, हमको याद रहेगा। बट इट इज नॉट द थिंग, यू हैव टू नोट इट डाउन। मे बी इफ यू डोंट हैव द फॉर्मल टूल्स, आपके पास फॉर्मल टूल नहीं है, आपने कोई स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन शेड्यूल नहीं रखा है या कोई फॉर्मेट नहीं रखे हैं, यू राइट डाउन इन रफ, आप रफ में लिख के लाइए। दैट इज द रियल थिंग। when you are writing something specific, then you observe। तो मैंने बताया कि जैसे आपने ये टूल सब डिसाइड कर लिया, तब आप जाएंगे फील्ड में और तब अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे। अगर आपने सोचा है कि नहीं मैं कॉपी में लिखूंगा, आपने कॉपी में लिखा, आपने ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में लिखने का सोचा, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में लिखा और आपने ऑब्जर्वेशन किया। देन यू प्रिपेयर योर डेटा, अपना डेटा बनाएंगे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। आप डेटा बनाए, डेटा का आपको डिफरेंट टाइप्स के व्हाट यू कैन से थीमेटिक डिफरेंट अरेंजमेंट आपने तैयार किया उसका, आप अलग थीम वाइज उसको अरेंज किए, कोडिंग किए, उसका डिफरेंट व्हाट यू कैन से मीनिंग इंटरप्रेट करने की कोशिश किए। तो ये प्रिपेयर योर डेटा करने के बाद आप, क्योंकि प्रिपेयर योर डेटा कहने के मतलब ये भी है, जैसे मैंने बोला कि अपने रफ में लिखो ये चीजों को ले आया, रफ वाला तो काम नहीं आएगा, आपको फिर उसको फाइनल ट्रांसक्रिप्ट बनाना होगा। क्वालिटेटिव रिसर्च का मैं बात कर रहा हूँ कि क्वालिटेटिव रिसर्च में ज्यादा यूज होता है। अपने रफ में ले आए, लेकिन आपको जो मिसिंग लिंक्स हैं उसको फिर से फिलअप करना पड़ेगा, आपको उसका एक ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना पड़ेगा। आपका वीडियो हो, आपके पास ऑडियो ऑडियो रिकॉर्ड आपने करके ले आया, वीडियो रिकॉर्डिंग करके, लेकिन उसका वीडियो ट्रांसक्रिप्ट बनाना, उसका एक ट्रांसक्रिप्ट बनाना पड़ेगा, टेक्सचुअल ट्रांसक्रिप्ट बनाना होगा, सो दैट यू कैन एनालाइज इट यूजिंग दैट क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक्स। जिसको आप क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक्स जैसे थीमेटिक एनालिसिस हो गया, पैटर्न एनालिसिस हो गया, कोडिंग करके आप जिस तरह से भी आप करना चाहेंगे, बहुत सारा क्वालिटेटिव टेक्निक्स है। उसके लिए आप अपने डेटा को क्लियर करेंगे और उसके बाद आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन यू कैन get your result and achieve your objectives of the study. Now the second method is interview technique. So the interview technique का टूल हम लोगों ने डिस्कस किया था, that is interview schedule, and basically that interview schedule is also for the structure type of interviews। जो structure type का इंटरव्यू थे उनके उसके लिए, इट इज नॉट दैट कि हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू शेड्यूल इज दैट दैट पर्टिकुलर टूल, बट इंटरव्यू इज अ टेक्निक। नाउ इंटरव्यू टेक्निक इज आल्सो
as important as the observation method. I gave you different explanation. मैंने आपको बताया कि कितना अच्छा observation method होता है, कैसे वो एक direct method है and give you reliable and valid result. आप किसी को जानना है, पहचानना है, तो आप उसके लिखे हुए चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं कि वो क्वेश्चन में कितना ले आया है, चार टू प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, बट इफ यू ऑब्जर्व हिज बिहेवियर, उससे आपको पता चलता है कि वो कैसा व्यक्ति है। उसी तरह से इंटरव्यू इज आल्सो अ टेक्निक विच इज मोस्ट वैल्यूएबल। आप सबसे अच्छा एग्जांपल आप समझ लीजिए कि जब कोई भी एग्जाम, हमारे जो टफेस्ट एग्जाम जिसको बोला जाता है, मे बी दी आईएएस एग्जाम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जामिनेशन हो जाए, डिफेंस सर्विसेज सीडीएस का एग्जाम हो जाए, या कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो जाए, अगर आप उसके सबसे लास्ट स्टेज में देखेंगे तो दे पुट इंटरव्यू, या आप प्रोफेसर्स के भी इंटरव्यू का बारे में बात कर लें, तो ये जो टॉप रैंक जॉब जो है उसमें हम इंटरव्यू को रखते हैं। मे बी इट इज ऑफ वेरी लेस मार्क्स, लेकिन इससे अच्छा मेथड कोई भी नहीं, बिकॉज इन अदर मेथड देयर आर एलिमेंट्स ऑफ एरर हमारे पास है। हम कोई चीज नहीं जानते हुए भी हमने उसको याद कर लिया है, रट लिया है, हम लिख देंगे उसको। लेकिन इंटरव्यू इज वन मेथड वेर यू कैनॉट हाइड योर सेल्फ। आप कुछ छुपा ही नहीं सकते। अगर आपको कोई चीज नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, आपको पता, वो इंटरव्यू पैनल पता कर लेगा। और अगर आप किसी चीज को मालूम है तो ही आप अपने आप को वहां पे अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे। बट इन अदर मेथड्स मे बी द ऑब्जर्वेशन आल्सो, ऑब्जर्वेशन में भी कुछ हद तक हम चीजों को छुपा सकते हैं, बट इन इंटरव्यू इज सो स्ट्रॉन्ग जहाँ की आप सच्चाई को छुपा नहीं सकते। इसीलिए आपके जो टॉप मोस्ट एग्जाम है उसमें इंटरव्यू जो है सबसे लास्ट में रखा है। हाँ, इनफैक्ट देर आर मेनी what you can say misuse of that particular in practical life, बहुत misuse भी होता है इसका, that is other thing, लेकिन टेक्निकली ये सबसे अच्छा मेथड है। इसी के कारण इसको टॉप मोस्ट एग्जाम में सबसे टॉप पे रखा जाता है, बिकॉज इट गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट। इससे अच्छा कोई मेथड हो नहीं सकता, और कोई मेथड नहीं है जिसमें कि हम दूध का दूध पानी का पानी बता दें। इंटरव्यू में आप नहीं कुछ छुपा सकते कुछ, अनटिल अनलेस आपका एक्सपर्ट पैनल जो हो उसमें ही प्रॉब्लम अगर कुछ हो तो दैट इज डिफरेंट थिंग। सो ये आप समझिए, इंटरव्यू इज आल्सो यूज्ड while conducting different type of research, डिटेल इंफॉर्मेशन। तो ये हम यूज करते हैं डिफरेंट मेथड में, रिसर्च में भी हम यूज करते हैं। इट कैन बी यूज इन वाइड रेंज ऑफ रिसर्च फील्ड्स इंक्लूडिंग सोशल साइंसेस, साइकोलॉजी, हेल्थ। और इसके द्वारा जो हमें डेटा मिलता है, मे बी इन ऑडियो फॉर्म, मे बी इन ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म, मे बी आपने उसको नोट डाउन कर लिया, उसको हम लोग फिर यूज कर सकते हैं। ये भी एक क्वालिटेटिव टेक्निक में ज्यादातर यूज किया जाता है, रिसर्च में ज्यादा यूज होता है, but it can be used in quantitative techniques method also. So what is an interview? Interview is a research method that involves asking questions to collect data from individuals who have knowledge, experience, or opinions on a particular topic or subject matter. That is quite as simple as it is. ये इतना आसान, इंटरव्यू में हम किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आपको कितना पता है, नहीं पता है, ये पता करने की हम कोशिश करते हैं। That is the most easiest, simplest definition. A researcher is conducting a study on the effects of social media on mental health. अगर सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ पे क्या हेल्थ होता है, और उसमें हम जो सोशल मीडिया जो लोग यूज करते हैं उसको हम बुला के लाते हैं, और उनसे अगर हम क्वेश्चन करते हैं, उनसे अगर पूछते हैं, want to interview people who use social media frequently to understand their experiences. The researchers set up a meeting with an interview and asked them a series of questions about their social media uses, how it affects their mood, and if they have noticed any change in their mental health. तो ये एक इंटरव्यू का एक प्रॉब्लम सेटिंग बताया जा रहा है कि अगर आपका क्या मेंटल हेल्थ पे सोशल मीडिया का इफेक्ट होता है, अगर आप इसके लिए एक स्टडी करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया जो यूज करते हैं उनको आप सेलेक्ट करें और उनसे आप
इसके ऊपर बात करें कि आप जब सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपके मूड पे इसका क्या असर होता है, क्या इसका अच्छा असर है या अच्छा असर नहीं है, या जो भी। तो ये इंटरव्यू के द्वारा किया जा सकता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू इन रिसर्च। पर्सनल इंटरव्यूज आर इजीली कंडक्टेड फेस टू फेस। ज्यादातर हम इंटरव्यू क्या करते हैं, फेस टू फेस कंडक्ट करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी किया जा सकता है। जब आपके पास पॉसिबल नहीं हो कि आप फेस टू फेस बुला सकें तो वीडियो ये इंटरेक्टिव होता है, बिकॉज बोथ पार्टीज आर टॉकिंग टू ईच अदर। सो इट इज also interactive process. The follow up questions may be also asked। अगर आपका अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है तो आप फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। क्वालिटेटिव इंटरव्यूज आर क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड फोकसिंग ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। ज्यादातर हम क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज करते हैं। जैसे आपने ग्राउंडेड थ्योरी कर रहे हैं, फिनोमेनोलॉजी कर रहे हैं, इथनोग्राफी कर रहे हैं, ये सब में हम इंटरव्यू यूज कर सकते हैं। इन डेप्थ होता है इंटरव्यू का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप जितना चाहें उतना इन डेप्थ जाके चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। सो इसमें ये भी एक इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है या कैरेक्टरिस्टिक्स है। Contextual interviews can provide contextual information on research topic, giving insight। बहुत बार हमें इतना भी सोच के हम अपना टूल सब बनाए हों, लेकिन हमें हो सकता है कि कॉन्टेक्चुअल रिजल्ट हमें नहीं मिले हमारे पास, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है कि हम 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन अपने इंटरव्यू अपने क्वेश्चनियर में डालेंगे, रेटिंग स्केल में डालेंगे। लेकिन जो ऑडियंस है डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनका समझदारी या उनका वैल्यू सिस्टम, एटीट्यूड सिस्टम अलग होता है। बट इंटरव्यू में आप ये फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को आपने बनाया हिंदी में और इंग्लिश में क्वेश्चनियर बनाया है, और आप किसी के पास पहुंच रहे हैं, उनको हिंदी इंग्लिश में से कुछ नहीं आता है, बट दे अंडरस्टैंड भोजपुरी, तो आपने भोजपुरी में उनसे पूछ लिया और उन्होंने बता दिया, तो आपको ज्यादा कॉन्टेक्चुअल रिजल्ट मिलेगा, आप ज्यादा कनेक्टेड या ज्यादा रिलेवेंट आंसर मिल सकता है आपको। और इसलिए भी अच्छा है। टाइम कंज्यूमिंग बहुत बार ऐसा होता है कि ये टाइम भी लेता है। कोर्स इट टेक्स टाइम। अगर आप अलग अलग करके कंपेयर कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि कितना समय लगेगा। और इट इज टीडियस वर्क, बहुत टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। और इसमें भी अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका स्ट्रक्चर है, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आर देयर। एंड इंटरव्यू फॉर्मेट वेरीज फ्रॉम फेस टू फेस टू ऑनलाइन और फोकस ग्रुप। अब ऐसा हो सकता है, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड, तीन डिफरेंट अप्रोचेस हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं डिजाइन का, इंटरव्यू का। और उसको कंडक्ट किया जा सकता है फेस टू फेस। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, फेस टू फेस हो सकता है, मैं सामने में अपने आप में किसी को बैठा के इंटरव्यू ले रहा हूँ। इट कैन बी ऑनलाइन, अभी हम लोग ऑनलाइन देख रहे थे। एंड इट कैन बी फोकस ग्रुप डिस्कशन। आप ग्रुप में साथ में बैठा के बहुत लोगों को आप एक फोकस ग्रुप इंटरव्यू कर रहे हैं, दैट आल्सो इट कैन बी डन। तो तीन टाइप से, और तीनों में हम स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर या सेमी स्ट्रक्चर होके जा सकते हैं। तो व्हाट इज स्ट्रक्चर इंटरव्यू? जैसा कि स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन था, स्ट्रक्चर इंटरव्यू में एवरीथिंग इज वेरी मच सिस्टमैटिक एंड प्लान। किस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या उनका ऑर्डर होगा, क्या उनका सीक्वेंस होगा, ये सब पहले से प्रिपेयर होता है, लिस्ट ऑलरेडी क्वेश्चंस का तैयार होता है। ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं, बिकॉज इट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यू कैनॉट गो फॉर फर्दर क्वेश्चंस, तो ट्राई टू गो फॉर क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिसका एक सटीक आंसर हो और आप आगे बढ़ जाएं। और बहुत बार इस क्योंकि स्ट्रक्चर है तो बहुत बार हम लोग उसमें ऑप्शन ही दे देते हैं, जिससे कि हमारा समय बचे और हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हम फुलफिल कर पाए। मैंने अभी बताया था कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाते हैं। तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू ज़्यादातर हम जब कोई टीवी पे जब बड़े बड़े लोगों, वीआईपी लोगों का इंटरव्यू देखते होंगे तो वो सब स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है। डू नॉट
that the questions are not pre-planned or pre-designed, पहले से तय करके हम लोग उसको करते हैं। ये हमारा टाइम बचाता है। ओनली हैव टू रिपीट वंस एंड रिपीट इट। और इससे क्या होता है कि हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लिस्ट ऑफ क्वेश्चन हमारे पास तैयार है, वही लिस्ट ऑफ क्वेश्चन हम बार बार पूछेंगे, सब जगह जाएंगे, विल नॉट टेक द पेन कि हमें क्वेश्चन सब याद रखना है। और इससे आगे एनालिसिस करने में भी आसान हो जाता है, आसानी से आप एनालिसिस कर पाते हैं, बिकॉज वी हैव गॉट ऑल द क्वेश्चंस एंड द आंसर पुट टुगेदर। लेकिन अगर आप अनस्ट्रक्चर रखेंगे, आपके पास क्वेश्चंस तैयार नहीं है, तो बहुत बार क्वेश्चन आप बहुत सारा मिस कर जाएंगे और फिर उनका एनालिसिस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए स्ट्रक्चर इंटरव्यूज के ये बेनिफिट है। और however the rigid structure might limit spontaneity and in-depth response। तो ऐसा हो सकता है कि आपको रियल रिस्पॉन्स या इन डेप्थ रिस्पॉन्स, बहुत बार आप किसी क्वेश्चन का आंसर इंटरव्यू में पूछ रहे हैं और आप हो सकता है कि उनके जवाब में क्लियरिटी नहीं, बट यू कैन नॉट गो फर्दर बिकॉज यू थिंक एट दिस इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और आप आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। मेनी टाइम्स आपने सोच के रखा कि नहीं, ये दो ऑप्शन में से जवाब आएगा, बट ही मे कम विथ ए थर्ड ऑप्शन, तीसरा जवाब उसने दे दिया, बट the situation is not there, the time is not there that you go and on exploring और इन डेप्थ आप इन्वेस्टिगेशन करें कि ये तीसरा जवाब आप क्यों बोल रहे हैं, एंड यू एक्सेप्ट इट एज इट इज, ठीक है आपका ये जवाब हो। तो इसलिए आप इसमें थोड़ा सा स्पॉन्टेनिटी नहीं रहता है और नेचुरल रिस्पॉन्स भी नहीं आने की संभावना होती है, और इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन भी आप नहीं कर पाते हैं। नॉट इज अनस्ट्रक्चर और नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यूज इन रिसर्च, तो ये उसका अपोजिट है। डायरेक्टेड का आप हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड जो है वो इसका अपोजिट है। और इसमें आप जनरली जैसा आप देख रहे हैं, ये इसमें ऑर्डर एंड सीक्वेंस जो है वो फिक्स नहीं होता है। आपको लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन के बाद हम कोई या आपको लगता है कि एक क्वेश्चन के बाद उसके उसके आंसर में ही उसके बाद का क्वेश्चन का आंसर आ गया है, यू स्किप दैट क्वेश्चन। या आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन में क्लैरिटी अभी नहीं आई है, यू वांट टू गो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, देन यू गो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, बट फॉलो अप बेस्ड ऑन अनस्ट्रक्चर्ड। और इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आता है, उसके हिसाब से आप दूसरा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। दैट मीन्स आप क्वेश्चन पहले से लिस्ट तैयार नहीं है आपके पास, तो इसका लिमिटेशंस भी मैंने बता दिया। इससे क्या हुआ कि आप डेटा कलेक्शन करने जाएंगे, यू मे गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ responses, answers from different persons, or afterwards analysis will become difficult. So for novice researcher, we always go with uh, interview schedules। आप इंटरव्यू शेड्यूल्स बना के ले जाते हैं, that says that it is structured, और ज्यादातर वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादातर उसमें ऑलरेडी रिस्पॉन्सेस मेंशन होते हैं, सो दैट द एनालिसिस कैन बी इजी। लेकिन अगर आप ऐसे रिसर्च कर रहे हैं, आप हायर स्टेज में और भी कुछ मान लीजिए पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च कर रहे हैं, या आपका एक स्टडी में क्वांटिटेटिव बहुत सारे चीजों को आपने क्वांटिटेटिव मेथड से आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, देन यू कैन टेक द फ्रीडम ऑफ आस्किंग गोइंग विद अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू शेड्यूल एंड कमिंग विथ ए सिंपल कंक्लूजन। आप एक सिंपल कंक्लूजन पे अराइव करना चाहते हैं, लेकिन इफ यू वांट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ए रिसर्च, ये पूरा रिसर्च का सारे क्वेश्चन का आंसर आप चाहते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से कर लें, so it will, I am not saying it is not possible, but it is not feasible। feasible नहीं है, आपको बहुत समय लग जाएगा। आप चीजों को करने में बहुत दिक्कत होगा, उसका मीनिंग निकालने में, उसको इंटरप्रेट करने में। सो इन दिस केस बेटर गो फॉर स्ट्रक्चर इंटरव्यू। इंटरव्यू हैज नो स्ट्रक्चर और स्कोरिंग, इट इज कन्वर्सेशनल। The researcher can ask anything they want depending on the interview's responses। The questions are often open-ended to encourage people to express themselves and give honest feedback। तो ये ज्यादातर
अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू को हम तब यूज करें जब हमारे पास डिफरेंट अदर स्ट्रक्चर्ड मेथड से हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है। तो आपको अगर एक सिंपल क्वालिटेटिव एंगल देना है अपने रिसर्च में, कुछ व्हाट यू कैन से फिलिंग द गैप करना है अपने रिसर्च में, आपको कुछ नॉलेज गैप दिख रहा है, देयर यू कैन गो फॉर सर्टेन अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। यू मे आस्क 4-5 क्वेश्चंस, नॉट मोर। बहुत ज्यादा क्वेश्चन अनस्ट्रक्चर कर देंगे फिर वही डिफिकल्टी है। So you can pick 4-5 questions, ask them in certain way, और उससे जो एक कंक्लूजन निकले उसको आप रिपोर्ट करें। लेकिन अगर एक पूरा रिसर्च कंडक्ट करना है, उसका रिसर्च का सारा क्वेश्चन का आंसर देना है उसी पर्टिकुलर इंटरव्यू मेथड से, तो आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बनाएं। Like structured interviews, the main goal of a non-directive interview is to collect customer. इसको कस्टमर करके लिखा हुआ है because it is taken from other source, but from the यहाँ पे है from the sample. However, it does not show a more friendly and conversational way. Non-directive interviews give researchers a lot of flexibility, but can be time consuming. Time consuming होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अच्छा फ्रेंडली व्यवहार कर सकें जो आपके इंटरव्यूअर्स हैं जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन इंटरव्यूज जो हैं उनसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं उनको अच्छा लग सकता है, आप क्योंकि फ्री होकर उनसे बात कर रहे हैं, वो जो बोलना चाह रहे हैं, शेयर करना चाहते हैं, वो सब पूछ रहे हैं, लेकिन इससे आपके क्वेश्चन का, आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव हो सकता है फुलफिल ना हो, तो ये फिर यूजलेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सोचना है कि हमें कब यूज करना है। नाउ द बेस्ट थिंग इज दैट यू गो फॉर सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। So the middle path is semi-structured interview. So in this, you prepare, you try to balance in between structured interview and semi-structured. So you will have list of questions with a particular order. A particular order में list of questions होगा। आप आप अपने एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव्स को पहले मैच करते हुए वैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या आप कंप्यूटर यूज करके पढ़ाते हैं, क्या आप एजुकेशनल एप्स यूज कर सकते हैं, करते हैं, पता है। सो दिस मे बी दिस ऑल आर स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ क्वेश्चंस, क्लोज्ड एंडेड, करते हैं नहीं करते हैं, कितना करते हैं, कितने एप्स जानते हैं। और बाद में कुछ क्वेश्चंस इन द एंड यू कैन आस्क 2-3 क्वेश्चंस व्हिच आर ओपन एंडेड, जिसमें वो खुल के अपनी बात कहे कि आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का जो शिक्षा में किस तरह का योगदान हो सकता है। तो वो एक आप एक अच्छा तरीका होगा वेयर यू कैन फुलफिल योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को आप फुलफिल कर लें। आपका जो रिसर्च क्वेश्चंस था कि कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं, कितने लोग नहीं यूज कर रहे हैं, कितने लोग का अवेयरनेस है, कितने लोगों का स्किल है, ये भी आपने कर लिया। और साथ में उसको एक क्वालिटेटिव एंगल भी दे दिया। आपने ये भी पता कर लिया कि उनका एक्चुअल रियल फीलिंग क्या है टेक्नोलॉजी को लेकर। तो मिक्स स्ट्रक्चर इस तरह की बात है। तो ये आपका सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू जो है इस तरह से हम कर सकते हैं। यू कैन सी वन कंपेरिजन, डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया है। सो स्ट्रक्चर इंटरव्यू में ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन इज देयर, नॉन स्ट्रक्चर में ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन इज नॉट देयर। सेमी स्ट्रक्चर में क्वेश्चन ऑफ ऑर्डर इज देयर बिकॉज आई टोल्ड यू कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन हो सकता है स्टार्टिंग में जो कि स्ट्रक्चर हो, बाद में आप कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन डाल सकते हैं। फिक्स क्वेश्चंस इसमें यस है, इसमें नो है, इसमें कुछ सम है जो मैंने बोला कि स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर रहेगा। क्लोज एंडेड, दूसरे में ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, तीसरे में क्लोज एंड ओपन एंडेड दोनों। फ्लेक्सिबिलिटी लो, हाई और हाई। सेमी स्ट्रक्चर में भी हाई फ्लेक्सिबिलिटी है बिकॉज वी हैव गॉट ओपन एंडेड क्वेश्चंस। आप दोनों चीजों का ध्यान रख रहे हैं। सो इन दैट सेंस यू कैन अंडरस्टैंड कि इंटरव्यू मेथड किस तरह से यूज। नाउ द लास्ट टेक्निक इज द प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है वो एक व्हाट यू कैन से द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। ये एक इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है जिससे हम रिसर्च कर सकते हैं।
मैंने एक एग्जांपल भी पहले दिया था कि किस तरह से प्रोजेक्टिव मेथड कैन बी वेरी मच यूजफुल जब आप डायरेक्ट रिस्पोंडेंट से आंसर नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ वेरियस इथिकल प्रॉब्लम। सपोज आप एडोलेसेंट के बिहेवियर के ऊपर कोई स्टडी करना चाहते हैं, एडोलेसेंट के फिजिकल इमेज के ऊपर कुछ आप स्टडी करना चाहते हैं, उनके व्हाट यू कैन से मेंटल वेलबींग के बारे में कुछ स्टडी करना चाहते हैं, या आप सपोज वुमेन्स के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, इस तरह की अगर, या आप किसी ट्रेडिशनल सोसाइटी में जाने के बाद आप गर्ल चाइल्ड के ऊपर कोई स्टडी करना चाहते हैं, तो मेनी ए टाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल दैट यू गो फॉर डायरेक्ट मेथड्स। आप डायरेक्टली चीजों को अगर आप क्वेश्चन से पूछते हैं कि that can be what you can say non supportive for that particular community, that particular setup, और ये इथिकल इश्यूज आ जाएगा आपको, और लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। सो एट दैट टाइम प्रोजेक्टिव टेक्निक कैन बी यूजफुल। आप प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जिसमें कि हम अनडायरेक्टली आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश करते हैं, और उसको समझ के हम आपके आपके बिहेवियर, आपके साइकोलॉजी, आपके थिंकिंग पैटर्न के बारे में कुछ इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत बार इसका व्हाट यू कैन से इसके जो क्रिटिसिज्म में बहुत बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट लोग आते हैं सामने, जो कि फ्रेड साइकोलॉजी के क्रिटिसिज्म में खड़े होते हैं, और ये हमेशा यही बोलते हैं कि this is not the scientific way of studying, because all the Freud psychology theories are based on certain case study, कुछ केस स्टडी के ऊपर में, और ज्यादातर केस स्टडी वैसे लोगों पे किया गया था जो कि खुद से ही एक मेंटल इलनेस या मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, तो उनके ऊपर आपने स्टडी कर लिया, और उनके उनका जो सोच है उनके सोच को समझ के एक तरह से आपने एनालाइज किया, और फिर आपने उनके अनकॉन्शियस माइंड को पढ़ने की कोशिश की, और आपने ये व्हाट टू से व्हाट दैट मेथड इज देयर, उनको मतलब उसको ड्रीम, एक जो टेक्निक है आपका ड्रीम एनालिसिस, उनके सपने में क्या आ रहा है, और इस तरह से आपने उनको स्टडी किया, तो ये एक सामान्य व्यक्ति पे कैसे लागू होगा, सामान्य व्यक्ति पे ये लागू नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप सही मायने में उनको पढ़ें तो वो काफी साइंटिफिक भी है, काफी साइंटिफिक है, जिस तरह से आपके अनकॉन्शियस माइंड जो है आपके बिहेवियर के बारे में बहुत तरह की बातें रिफ्लेक्ट करता है। many a times what we speak is not important, what we are not speaking which is that is more important। और ये हमने देखा है कि हम जब इथनो मेथोडोलॉजी का, अगर आपने पढ़ा होगा या सर ने बताया होगा आपको, इथनोग्राफी में तो एक पर्टिकुलर मेथड के रूप में, अगर क्वालिटेटिव मेथड के रूप में देखेंगे तो इथनो मेथोडोलॉजी इज देयर। इथनो मेथोडोलॉजी में भी ये बात कही गई है कि दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू आर स्पीकिंग, आप क्या नहीं बोल रहे हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। बोलना तो इट इज योर ओवर्ट बिहेवियर, योर कॉन्शियस बिहेवियर, लेकिन आप क्या नहीं बोले उसको ध्यान में रखना है, और ये वो आपके बारे में ज्यादा सही बता रहा है। तो ये सारे चीज कहीं ना कहीं साइंटिफिक है, इसीलिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मैं अभी बता रहा था आईएएस के एग्जाम के बारे में, या कोई टॉप मोस्ट एग्जाम के बारे में, वहां पे भी हम लोग देखते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट को बैठाया जाता है जो कि आपके बॉडी लैंग्वेज को देखता है। ही इज यूजिंग प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ओनली। वो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछता है कि आपको क्या डर लग रहा है या आपको कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, बट somehow he is trying to make a certain prediction about your personality, about what you are saying, you are believing that or not, आप सही में उसको बिलीव भी करते हो कि नहीं, या आप ऐसे ही बोल रहे हो। सो somehow this प्राइवेट साइकोलॉजी और उसके पीछे जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है, इट इज क्वाइट साइंटिफिक है ये। Many a times respondents do not share their free actual intrinsic feeling in a study. In this situation, projective techniques are quite useful. Projective techniques are a way to test someone's feelings, thoughts, and attitudes. The word projection means that one person is projecting their feelings onto another person. ये जो मैं बोल रहा हूँ इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली का मतलब कि हम
अगर फॉर एग्जांपल, अगर एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, शायद आगे आपको इस तरह का एग्जांपल मिल भी जाए मेरे प्रेजेंटेशन में। तो बहुत बार हम बोलते हैं कि अच्छा आप इस पर्टिकुलर, सपोज आई विल आस्क कि इस पर्टिकुलर रोड पे आप जा रहे हैं, तो आपको किस तरह से वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो है इस पर्टिकुलर रोड पे जा रहा है, वो किस तरह से चलता है, किस तरह से जाता है, उसका चाल चलन कैसा है, वो क्या, उसके बाइक चलाने का तरीका क्या है, उसके कार चलाने का तरीका क्या है, एंड देन यू टॉक मेनी थिंग्स इन नेगेटिव वे और समथिंग इन अदर वे। और जब यही चीज आपके बारे में पूछ दिया जाए कि आप बताइए कि आप कैसे ड्राइविंग करते हो, सो the situation changes, you will not able to speak up। उस जिस फ्रीडम के साथ आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बता रहे थे कि वो कैसे ड्राइविंग करता है, या किस तरह से चलाता है गाड़ी, या किस तरह से वो हॉर्न बजाता है, अब दूसरे के ऊपर आया तो आपने बहुत अच्छा से बता दिया उसको, बहुत फ्री होके आपने चीजों को महसूस कर दिया, बता दिया। और कहीं ना कहीं ये आपके अपने फीलिंग को भी समझाने में हेल्प करता है। लेकिन अगर इसे डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाता तो आप शायद कुछ सोचते समझते और कुछ हाइपोथेटिकल आंसर देते। तो ये समझने की बात है कि हम बहुत बार चीजों को, ये आपको बोला जाए कि अच्छा ठीक है, आपके सपोज आपका दोस्त रात को जा रहा है रास्ते में, और उसे एक सामने से दो चोर मिल गए, तो आपके दोस्त को क्या करना चाहिए? सो the answer will be quite different। and if the same question will be asked to you, आप क्या करोगे, आपके सामने एक दो चोर आ गया, तो आप क्या करोगे, तो आपका आंसर कुछ अलग होगा। एंड दैट मे नॉट बी नेचुरल। आपका नेचुरल वहाँ पे बातें नहीं निकल के आएगी। आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल्स, आगे चलते हैं तो मैं कुछ और एग्जांपल बताऊंगा। Predictive techniques are a group of survey methods that involve asking participants to provide information about themselves without their knowledge। ये एक तरह से हम पार्टिसिपेंट को पता ही नहीं चलने देते हैं कि मैं एक्चुअली, तो मैं आपसे ये पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप ये एआई और मशीन लर्निंग जो कंप्यूटर में हम लोग यूज करते हैं आजकल, हमारे, आप बहुत बार देखते होंगे कि हमारा फेसबुक या हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल या का जो भी आपका जो गूगल का होम पेज है, आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देता है। आपसे कभी पूछा नहीं होगा कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं डायरेक्टली, या आप आपका रिलीजन क्या है, या आपका फेवरेट कलर क्या है, बट विथ योर डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस, आपके कुछ अलग टाइप के रिस्पॉन्सेस से वो आपके बिहेवियर के बारे में आपसे डायरेक्ट पूछेगा, तो आप सोचेंगे ना कि क्यों हम बताएंगे कि भाई हम किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो देयर आर मेनी अदर टेक्निक्स जिससे पता कर लिया जाए कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, या आपका बिलीफ सिस्टम लेफ्टिस्ट है कि राइटिस्ट है कि सेंट्रलिस्ट है। तो ये आपको डायरेक्ट ही पूछा जाएगा तो ही आप बताएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है, या अपना सिचुएशन आप देख के एनालाइज करके उस तरह का जवाब देंगे। लेकिन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज किया जा सकता है जिसके द्वारा आप पता कर लें। This type of survey allows researchers to gain insight in individual beliefs, values, and behaviors by indirect means. Yeah, projective means. I should not say indirect means, projective means. Psychologists have developed projective test techniques which are indirect and unstructured ways to find out about people. They use respondents' projections to discover hidden motives, urges, or intentions that can't be found through direct question because the respondent either does not want to tell or cannot figure out himself। जो मैं बता रहा था, ये सब टेक्निक्स तब यूज किया जाता है जब आप किसी का अंदर की बात, कुछ हिडन तथ्य, कुछ छुपाया हुआ चीज, कुछ चीजें जो लोग आसानी से शेयर नहीं करना चाहते, या बिकॉज ऑफ इथिकल इशू आप नहीं बताना चाहते हैं, तो आप
इस पर्टिकुलर मेथड से आप बता सकते हैं। जैसे अगर आपको ये रिसेंटली अभी ये जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि सेम जेंडर का मैरिज नहीं करना चाहिए, और वो जजमेंट आ गया। अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए डायरेक्टली किसी से पूछा जाए कि डू यू बिलीव इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम, तो शायद हमारा आंसर कुछ अलग होगा, बिकॉज वी आर वेरी मच केयरफुल अबाउट द सोशल सिचुएशन। एंड अगर आपके ऊपर वो घट रहा है, या आपके ऊपर या आपके परिवार के किसी सदस्य पे घट रहा है, देन योर आंसर में बी डिफरेंट। लेकिन अगर किसी और के बारे में बोल दिया जाए कि हाँ मुंबई में एक आदमी है और वो एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से उसका रिलेशनशिप चल रहा है, तो वो उसके साथ रहना चाहता है, शादी करना चाहता है, और इसमें आप क्या कहेंगे? योर आंसर में वेरी, आपके आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। आप उस समय शायद ज्यादा अच्छा से समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। जो यहाँ मैं बता रहा था कि कोई either does not want to tell or cannot figure out himself, आप उस पहले सिचुएशन में तो आप फिगर आउट नहीं कर पाए, लेकिन जब आपको एक दूसरा सिचुएशन दिया गया कि नहीं चलिए, ये यहाँ का बात नहीं, अमेरिका में हम बता रहे हैं, अमेरिका में ऐसा हो रहा है, तो वहाँ क्या होना चाहिए, तो यू कैन गिव योर आंसर्स। और तब आपको रियलाइज होगा कि ओके दिस इज राइट और रॉन्ग। डिस्पाइट appearing straightforward, projective techniques frequently require the assistance of licensed psychologists। ये हमेशा से जान लीजिए, ये मेथड करने के लिए आपको काफी एक्सपर्टाइज का जरूरत है, कोई भी इसको नहीं कर सकता है। आप अदरवाइज यू विल बी नॉट एबल टू व्हाट यू कैन कंडक्ट दिस प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, आप नहीं कंडक्ट कर पाएंगे, या जो आंसर्स आपके पास आएंगे, जो रिस्पॉन्सेस आपको मिलेगा, उसको आप डाइफर नहीं कर पाएंगे, उसको आप इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि इसके लिए हम अपने स्किल्स को पहले देख लें कि हम कर सकते हैं। So what is the importance of exploring projective techniques? Exploring the unconscious. Researchers can access people's unconscious ideas, emotions and motivation using projective techniques. इसका जो unconscious mind है, उसके mind के अंदर क्या चल रहा है, तो उसको हम एक्सप्लोर कर, उनके इमोशंस और एटीट्यूड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसके बारे में हो सकता है उसको खुद भी नहीं मालूम। बहुत बार हम लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हमें बहुत सारा स्ट्रेस रहता है और कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्यों ऐसा हो रहा है। So they can help you by using projective techniques कि what is the emotional hurt you have got, या आपके एटीट्यूड में क्यों ऐसा प्रॉब्लम आया है, ये वो बताएंगे। ओवरकमिंग सोशल डिजायरेबिलिटी, जैसे मैंने आपको जस्ट एग्जांपल बताया कि कोई अगर आपको बोल देगा कि क्या आप सेम जेंडर से शादी करोगे, तो ये आप जानते हैं कि हम इंडिया में रह रहे हैं, हमारा इंडियन ट्रेडिशन क्या बोलता है, हमारा इंडियन कल्चर क्या बोलता है, एंड यू से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं ये तो नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है। लेकिन अगर यही चीज अगर बोल दिया जाएगा नहीं ये तो अमेरिका में क्या बात है, अमेरिका के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे मान लीजिए दो व्यक्ति वैसा है या दो महिलाएं ऐसा है, इस तरह से रहना चाहती हैं, तो क्या होना चाहिए, मे बी विल से यस, डिस्पाइट क्या दिक्कत है। सो ये जो हमारा सोशल डिजायबिलिटी बायस है, जो कि हम सोशली एक्सेप्टेबल होने के कारण हम लोग कुछ वैसे चीजों को बताते हैं जो कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड हो सकता है कि उसको सपोर्ट ना करता हो। कॉन्शियस माइंड जो है, जो हमारा ईगो है, ईगो एलिमेंट जो है, वो हमें हमेशा बताता है कि नहीं ये हमारे लिए रियलिटी रियल सिचुएशन में ये ज्यादा सही है, इसी में हमें चलना है। Many a times respondents comes with responses which are socially acceptable in place of their natural response. This technique can help to solve this problem. स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, बहुत बार तो ये जब प्रोजेक्ट मेथड यूज करते हैं, जैसे अभी आप पिछले स्लाइड में भी देख रहे होंगे, एक फिगर दिया गया था, इसमें नहीं है, इसके पहले स्लाइड में था, एंड पीपल में भी आस्क ये फिगर आपका क्या दिख रहा है, आपको कैसा लग रहा है, ये इमेज कैसा दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स जो है या पार्टिसिपेंट्स या रिस्पोंडेंट्स जो है अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स देते हैं, स्टोरीज बनाते हैं, ड्रॉ, और उसके उससे उनके दिमाग की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पावर भी बढ़ता है, और वो कितना सोच सकते हैं कितने तरह से, तो इसको भी स्टिमुलेट करता है ये।
उसको भी उत्साहित करता है और वो उस तरह के प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफन इन्वॉल्व क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव जॉब लाइक टेलिंग स्टोरीज। आप सोचिए कि सपोज आपको मून पे आप चले गए हैं और आपको वहाँ पे एक सोसाइटी सेटअप करना है, तो आप क्या करोगे, किस तरह से आप आगे बढ़ोगे, या आप अफ्रीका के जंगल में चले गए हो तो वहाँ पे आप कैसे सरवाइव करोगे। सो ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है, यू हैव टू इमेजिन, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट स्टोरीज। ड्राइंग करने के लिए कभी कभी बोला जा सकता है कि आप ड्रॉ करके बताइए, या आप अपने आप को एक एनिमल के रूप में दिखाने की कोशिश कीजिए। may not be that animals which are quite knownful to us, लायन टाइगर कैट डॉग, ये बनाने के लिए आप अपने आप को एक एनिमल के रूप में बनाने की कोशिश कीजिए। एंड यू कैन क्रिएट कि आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं। और कभी कभी कंप्लीशन टाइप सेंटेंसेस दिया जाता है और उसमें भी हमें सोचना पड़ता है, और वो कंप्लीशन जब आप करते हैं तो उससे भी बहुत सारी चीजें पता चलती है। दिस टास्क में भी पीपल मोर क्रिएटिव एंड अर्जेंट। तो आप आउटसाइड द बॉक्स आपको सोचना पड़ता है। ये कोई अचीवमेंट टेस्ट नहीं है कि इसका एक सटीक आंसर होगा। क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए काफी अच्छा है, जितने भी मेथड बताया गया उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए काफी अच्छा है, और ये फ्रीक्वेंटली यूज भी किया जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, जिससे हमें डेटा जो हमारा रिच हो, होलिस्टिक हो, कंप्लीट हो, कोई नॉलेज गैप ना रहे। फैसिलिटेटिंग थेरापेटिक प्रोसेस, कोई भी थेरेपी करने के लिए बोला कि थेरेपी करने के लिए यूज किया जाता है। आप स्ट्रेस में हैं, आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस है, यू कैन गो फॉर दिस प्रोजेक्टिव टेक्निक। डॉक्टर भी यूज अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो प्रोजेक्टिव टेक्निक को यूज करेगा और आप उसके द्वारा आपका ट्रीटमेंट करेगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर सो क्रूशियल इन एटीट्यूड सर्वेज और मोटिवेशनल रिसर्च। Projective testing techniques are beneficial in allowing respondents to voice their opinions without feeling self-conscious. Consciousness की बात यहाँ नहीं आए, इसको ध्यान में रखा जाता है, और उस तरह से इसको unwittingly इसको हम इसको यूज करते हैं। assist the correspondents in unwittingly projecting their attitudes and sentiments into the research topic. अब जैसे मैं बता रहा था, इसका दो चार टाइप है जो होता है। एक है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। आपको एक वर्ड बताया जाएगा, आप उससे रिलेटेड एक वर्ड बताएंगे, और वो जो आप वर्ड बताएंगे उसके साथ आपको, जैसे कोई बोले कि फूड एंड यू से चिकन, देन समथिंग इज कमिंग आउट फ्रॉम योर रिस्पॉन्सेज, देन यू से ब्यूटी, देन यू से फ्लावर। सो ये जो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है एक वर्ड के साथ, आप कुछ एक दूसरे वर्ड को जोड़ रहे हैं, so that says something about your पर्सनैलिटी और योर नेचुरल रिस्पॉन्सेस, और यार आपका क्या आपके माइंड में चल रहा है। आपने किसी को बोला फियर, फियर में आपने बोल दिया कि मैथमेटिक्स, तुरंत आपके दिमाग से तो आप समझ रहे हैं कि हाँ, अच्छा ये इसके दिमाग में चल रहा है। बट अगर आपसे डायरेक्ट पूछते हैं कि मैथ से डर लगता है क्या आपको, तो ही मे नॉट कम अप, ये तो सोशल डिजायरेबल चीज है नहीं। So respondents can be given a set of words or phrases in a random order, then asked to state or write the first word or phrase that comes to mind. इस तरह से मैंने एक एक वर्ड करके भी बताया। उसमें आप ग्रुप ऑफ वर्ड भी दे सकते हैं, जैसे फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, एंड देन गैप, देन यू समवन फील मैथमेटिक्स। तो ये उसको समझ में आता है कि अच्छा ये सब वर्ड जो है। देन यू कैन राइट हैप्पी, देन enjoyment, then success, and then someone writes गॉड। तो यहाँ से कुछ पता चलता है। तो इस तरह से आपसे कुछ रिस्पॉन्सेस लेने की कोशिश की जाती है। कुछ स्लोगन्स दे दिया जाएगा, आधा लिख के स्लोगन दिया जाएगा, उसको कंप्लीट कर दिया जाए। Respondents asked to provide a human attribute or pair a descriptive term with an inanimate object or product to characterize। जो मैं आपको बता रहा था कि आप अपने आप को एक एनिमल के रूप में दिखाइए, आप अपने आप को एक एनिमेटेड कैरेक्टर के रूप में दिखाइए। तो इस तरह से भी हम लोग इसको करते हैं। Then completion test is there. You can see the examples. A beach getaway is visiting the mountains for vacation is the purpose of golf is the typical individual things of skiing
नाउ सी ऑल दिस क्वेश्चंस में अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, और ये रिस्पॉन्स जैसा आप लिखेंगे उससे आपके बारे में पता करने की कोशिश की जाएगी कि व्हाट इज योर वैल्यू सिस्टम, व्हाट इज योर एटीट्यूड, व्हाट एक्चुअली यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर phenomenon and particular characteristics. तो म्यूजियम विजिटर्स टेंड्स टू बी, तो आप जब इसको लिखते हैं तो आपसे आपके बारे में बहुत सारा चीज पता चलता है. दिस स्टेटमेंट्स आर टिपिकली रिटन इन द थर्ड पर्सन एंड हैव प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्बिग्यूटी. जानबूझ के इसको थोड़ा एम्बिग्यूटी एम्बिगियस बनाया जाता है, थर्ड पर्सन के रूप में लिखा जाता है, जिससे कि आपको ये कभी ना लगे कि मेरे से पूछा जा रहा है. एंड यू कैन इजिली नेचुरली राइट the purpose of golf is, and suppose I will write the purpose of golf for you is, तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाएगा आपके रिस्पॉन्स में. Then the last one, thematic appreciation test. Ask participant to describe a scene, potential character, dialogue, or how the narrative might develop after being on more photos. आपको कुछ फोटो दिखा दिया जाए, आपको एक सीन को डिस्क्राइब, एक पर्टिकुलर वीडियो दिखा दिया गया और बोला गया इस म्यूट कर दिया गया उस वीडियो को, और बोला गया कि इस वीडियो में क्या देखें आप, क्या आपको समझ में आया, टेल मी दी स्टोरी. तो ये जब आप स्टोरी बताते हैं म्यूट किया हुआ, या कोई पर्टिकुलर स्टोरी लाइन आपके पास दिया हुआ है पिक्चर्स का, एंड इट इज आस्क्ड दैट इसके बारे में कुछ बताइए, तो ये जो आपका जो आइडिया निकल के सामने आता है, that can also give you the idea about your responses about that particular behavior, your that variable, or about your personality, your attitude system, belief system. That can be utilized in many different contexts, from deciding characteristics of various products to forming opinions about the types of people who produce particular goods or services. इसको हम लोग यूज कर सकते हैं डिफरेंट वेज में. Expression technique is more frequently employed than any other projective techniques to obtain respondents' deeply held beliefs and attitudes that people can often identify themselves as virtues that they perceive in others as vices. तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे कोई चीज जो है किसी के लिए हो सकता है कि वरदान हो, किसी के लिए एक अभिशाप हो जाए, तो अपने लिए तो आप सोच सकते हैं कि वरदान है, दूसरे के लिए आप सोच सकते हैं अभिशाप हो, या वाइस वर्सा हो सकता है. Respondents can discuss opinions they might not necessarily admit to holding for themselves when given a chance to talk about someone else, such as neighbor or relative or आप किसी के बारे में अगर आप सोचते हैं कि नहीं, सपोज एग्जांपल के लिए बोला जाए कि आप कैसे व्यक्ति हैं, तो अगर जब हम अपने बारे में बोलते हैं कि आपके लिए आप कैसे व्यक्ति हैं, आई वी विल टॉक ऑल गुड थिंग्स अबाउट आवरसेल्फ, लेकिन हम किसी दूसरे के बारे में पूछ देते हैं जब अगर कि ये कैसा व्यक्ति है, मेनी टाइम्स वी कम विथ ऑल द नेगेटिव थिंग्स आल्सो, है ना. यू आर क्वाइट ओपन टू स्पीक अप अबाउट अदर्स. तो ये हमें समझने की जरूरत है कि किस तरह से हमारा ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो एक्सप्रेशन जो आप करते हैं वो आप दूसरे के लिए जब आपका बोलने का बात आता है उसमें हम, जैसे अगर आपको कोई बोला जाएगा कि एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बोला जाएगा कि जैसे अभी एग्जाम ही हुआ, बीपीएससी का एग्जाम हो गया और किसी ने क्वालिफाई नहीं किया फॉर एग्जाम्पल, और उससे मैं पूछूं जाए कि आपने क्यों नहीं किया, देन यू विल कम अप विथ डिफरेंट, हम नहीं बोलेंगे दैट में भी जेन्युइन रिस्पॉन्स आल्सो, जेन्युइन रिस्पॉन्स भी हो सकता है, नहीं बोल रहा हूँ कि जेन्युइन रिस्पॉन्स नहीं होगा, बट मेनी ए टाइम्स वील हैव सेवरल एक्सक्यूजेस, बहुत तरह की बातें होंगी कि हमारा ये प्रॉब्लम था, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा. बट यही क्वेश्चन अगर हम किसी और के बारे में पूछते, उस बच्चे का क्यों नहीं हुआ, देन यू स्टार्ट टॉकिंग, वो तो दिन भर खेलते रहता था, वो तो दिन भर घूमते रहता, वो तो दिन भर मूवी देखता, वो तो दिन भर ऐसे करता. सो दिस इज हाउ योर एक्सप्रेशन चेंजेस. ये सारा चीज आपने भी किया होगा, हो सकता है ये सारा चीज हमने भी किया होगा जिसके कारण मेरा नहीं हुआ, बट वी विल नॉट टॉक दैट, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे वो आप, लेकिन अगर हम ये दूसरे पे अगर लागू कर देते हैं
तो हम ये सारे चीजों को सामने लेके आ जाते हैं। सो आपको पता ये करना था कि बीपीएससी के एग्जाम में क्यों नहीं हुआ, और आपने ये पता कैसे किया? आप उससे डायरेक्ट पूछते तो नहीं पता था, बट बाय अदर आस्किंग अदर अबाउट अदर से, किसी और के बारे में पूछ दिए, तो आपने सारा चीज बखान करके रख दिया। तो ये ही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि कोई चीज जो आपके लिए वरदान हो सकता है, दूसरे के लिए अभिशाप बना देंगे, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। अब इसका प्रोज एंड कॉन्स भी है। एक्सेस टू अनकॉन्शियस थॉट्स एंड इमोशंस। आप आराम से किसी के अनकॉन्शियस बिहेवियर के बारे में भी जान सकते हैं, उनके इमोशन के बारे में भी सोच सकते हैं। एनहांस सेल्फ एक्सप्रेशन। सेल्फ एक्सप्रेशन की एबिलिटीज पे बढ़ सकती है, आप अपने इमोशंस को सबके सामने रख पाते हैं। एक स्ट्रेस रिलीजिंग भी हो सकता है। क्वालिटेटिव इंसाइट्स आपको मिलता है कि क्वालिटेटिव स्टडी में बोला कि क्वालिटेटिव स्टडी के लिए अच्छा है। स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। ये भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से स्टिमुलेट करता है ये क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन को। कौन इसका क्या है, नेगेटिव क्या है? सब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन। मैंने ऑलरेडी बताया कि इसका क्रिटिसिज्म है, सब्जेक्टिविटी है इसमें। सब लोग बोलते हैं कि नहीं ये इस तरह से, सब लोग का ये इस तरह से नहीं होता है। सब लोग ये इसी कारण से इस पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं सोचते हैं। सबका बिहेवियर तो या कोई झूठ बोल रहा है या किसी के वैल्यू सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, ओनली बिकॉज दे आर स्ट्रेस। यही रीजन नहीं हो सकता। इट मे बी फॉर सम पर्सन, किसी पर्सन के लिए हो सकता है, किसी और पर्सन के लिए कुछ अलग हो सकता है। तो आप बोलेंगे कि ये सब्जेक्टिविटी रहेगा, है ना? या पर्सन टू पर्सन वेरी करता है इंटरप्रिटेशन। जो आप एक्सप्रेशन, जो एक्सपर्ट जो के सामने जो आप चीजों को व्यक्त करेंगे, वो वेरी करेगा, है ना? हम उसको कुछ अलग तरह से इंटरप्रेट करेंगे। तो लिमिटेड स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉर्म्स, ये ऑलरेडी बताया गया कि इसका स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर सब नहीं उपलब्ध है, नॉर्म्स भी नहीं बनाए गए। टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपर्टाइज जरूरत है, इंपेरिकल सपोर्ट नहीं है, आप इसको नंबर्स और क्वांटिटेटिव मेथड में नहीं कर सकते। डायग्नोस्टिक यूटिलिटी नहीं है इसका। ऐसा भी नहीं है कि मेडिकल साइंस में पूरा लेके इसका दवा और ये सब चीज के इलाज में भी लगा सकते हैं। यू गो फॉर सम अदर क्लिनिकल साइकोलॉजी, और उसमें हम जाके फिर उसको इसका सावधान करते हैं, समाधान करते हैं। So this was about these three techniques। ये सब तीनों टेक्निक के बारे में कुछ था। और